कर्नल की हत्या से ईरान कैसे बौखला गया है, यह आपने देख लिया। अब देखिए कि चीन को लेकर बाइडेन कितना सीरियस हो चुके हैं। कल जापान में क्वाड देशों की बैठक से पहले बाइडेन की एक बात ने दुनिया को डरा दिया। बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। जिनपिंग इस बात से बहुत गुस्से में हैं। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यूक्रेन के बाद अब एशिया में युद्ध का कितना बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। बहुत ही खतरनाक युद्ध का स्टेज सज चुका है। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज निकल चुका है। आसमान की तरफ बढ़ते इन लड़ाकू विमानों का निशाना अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये तैरता हुआ एयरबेस अमेरिका की परमाणु ताकत का सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है। जब से इसे अपना बंदरगाह छोड़ने के ऑर्डर मिले हैं, अमेरिका के दुश्मन चौकन्ने हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के बाद सबसे खतरनाक युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस डिप्लॉयमेंट का ऑर्डर ऐसे वक्त आया है जब दुनिया की 4 बड़ी शक्तियां मिल रही हैं और उनकी मीटिंग का मुद्दा है चीन की बढ़ती दादागिरी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कुछ ऐसा विस्फोटक बयान दे दिया है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। बहुत गौर से देखिएगा कि बाइडेन से क्या पूछा गया और उन्होंने जवाब क्या दिया। Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. बाइडेन से पूछा गया कि क्या वो ताइवान को बचाने के लिए सेना को भेजेंगे। बाइडेन ने कहा हाँ, क्योंकि ये उनका वादा है ताइवान से और ये वादा वो कभी नहीं तोड़ सकते। अब इसके साफ साफ मायने क्या हैं? अमेरिका का मैसेज बहुत ही साफ है। वो ये कि अगर ताइवान पर हमला हुआ तो अमेरिका उसे बचाएगा, और इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। एक तरफ अमेरिका का जंगी जहाज नए मिशन पर निकल रहा था तो दूसरी तरफ बाइडेन की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। बाइडेन ने असली धमाका तो इसके बाद किया। बाइडेन की ये बात गौर से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध का माहौल एशिया में बनने लगा है। बाइडेन ने चीन को टुकड़े टुकड़े करने वाला ऐसा क्या बयान दे दिया जिससे समझ लीजिए कि चीन का पारा 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया होगा। बाइडेन ने ऐसी क्या बात कही कि चीन को 440 वोल्ट का झटका बार बार लग रहा है और इसे जिनपिंग बहुत गुस्से के साथ महसूस कर रहे हैं। We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. My expectation is a lot of it depends upon just how strongly the world makes clear that that kind of action is going to result in disapprobation by the rest of the community.
बाइडेन की बात साबित करती है कि अमेरिका ने सीधे सीधे एक चीन वाले सिद्धांत को डस्टबिन में डाल दिया है। बाइडेन की ये बात साफ साफ बता रही है कि ताइवान को अमेरिका चीन का हिस्सा नहीं मानता है। अमेरिका परमाणु बेड़ा भी दिखा रहा है। अमेरिका एक चीन के सिद्धांत को भी ठुकरा रहा है। अमेरिका प्रशांत महासागर में अपनी नौसेना की ताकत भी दिखा रहा है और अमेरिका ताइवान की हिफाजत करने के लिए युद्ध की धमकी भी दे रहा है। चीन को परेशान करने वाली ये सब बातें बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग से पहले कही हैं। क्वाड यानी अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का वो ग्रुप जो चीन की बढ़ती मिलिट्री ताकत और इसी के बल पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती उसकी हठधर्मी और पड़ोसी देशों को धमकाने की उसकी आदत को काउंटर करने के लिए तैयार हुआ है। क्वाड चीन की इन सभी बुराइयों पर लगाम लगाना चाहता है। एशिया में अगले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है? एशिया में यूक्रेन से भी भयानक युद्ध की आहट क्यों मिलने लगी है? और अगर युद्ध हुआ तो इसका असर चीन, ताइवान और अमेरिका ही नहीं, इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा, आपके ऊपर क्या पड़ेगा? इसे अच्छी तरह समझने के लिए आगे की रिपोर्ट बहुत गौर से देखते रहिए, क्योंकि यूक्रेन युद्ध पहले ही दुनिया का बहुत नुकसान कर चुका है और अब अमेरिका ने चीन के खिलाफ भी तेवर बहुत कड़े कर लिए हैं। सवाल है कि क्या जो बाइडेन की इस ऐतिहासिक धमकी से शी जिनपिंग डर जाएंगे? इसके लिए चीन का पहला रिएक्शन देखिए, जो चंद घंटों में ही दुनिया के सामने हाजिर था। 中方对美方的言论表示强烈不满和坚决反对。台湾是中国领土不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。 अमेरिका की तमाम ताकत हमेशा प्रशांत महासागर में मौजूद रहती है। बाइडेन की नौसेना का 7वां बेड़ा हमेशा ताइवान के खिलाफ चीन की हरकतों पर नजर रखता है, लेकिन बाइडेन ने जो कहा है, ऐसा बयान देने से अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति अब तक बचते आए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका के रिश्ते 1979 ताइवान रिलेशंस एक्ट के मुताबिक रहे हैं। इसके मुताबिक चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका खुद जंग में नहीं कूदेगा, लेकिन वो ये सुनिश्चित करेगा कि ताइवान के पास खुद को बचाने के लिए सभी संसाधन मौजूद हों। लेकिन अमेरिका के 7वें बेड़े को लेकर जो रिपोर्ट मिल रही है, साथ में बाइडेन के बयान की टाइमिंग बताती है कि अमेरिका चीन के खिलाफ अब कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो सकता है। 我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，恪守有关不支持台独的重要承诺，在台湾问题上谨言慎行，不向台独分裂势力发出任何错误信号，以免对台海局势和中美关系造成严重损害。中方必将采取坚定行动，维护自身主权和安全利益。我们说到做到。 इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का ये आक्रामक रवैया देखकर बीजिंग में बैठे जिनपिंग भी हैरान परेशान होंगे, क्योंकि अब तक उन्हें अमेरिका से ऐसे खतरनाक सिग्नल की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब से अमेरिका का 7वां बेड़ा प्रशांत महासागर में निकला है, चीन को लग रहा है कि अमेरिका को लेकर उसका भ्रम टूट सकता है। And the reason I bother to say this, it's not just about Ukraine. If in fact, after all he's done, there's a rapprochement met between between the Ukrainians and Russia, and these sanctions are not continued to be sustained in many ways,
then what signal does that send to China about the cost of attempting to take Taiwan by force? बाइडन में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की नौसेना है, जो दुनिया की सबसे मजबूत नेवी मानी जाती है, जिसकी रेंज और डिप्लॉयमेंट के आगे न रूस ठहरता है न ही चीन, जबकि चीन के पास अब अमेरिका से ज्यादा जंगी जहाज हैं। ऐसा क्या है जो अमेरिकी नौसेना को चीन के लिए खतरनाक बनाता है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका के 7वें बेड़े के बारे में हम बताते हैं, जो इस वक्त पैसिफिक ओशियन में सक्रिय हो चुका है। यह है अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन। ये प्रशांत महासागर में अमेरिका का कमांड शिप कहा जा सकता है। ये अमेरिका के 7वें बेड़े का वो जहाज है जो हमेशा जापान में तैनात रहता है। दिल्ली की सड़कों पर 150 इलेक्ट्रिक बसें उतर चुकी हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई और सीएम केजरीवाल ने बस में सफर भी किया है। शुरुआत के 3 दिनों तक इन बसों में लोग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। ये उन्हीं बसों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे और बाकायदा ये आम यात्रियों को लेकर जो अगले 3 दिनों तक सफर मुफ्त में कर सकेंगे, उनके लिए ये सुविधा हरी झंडी दिखाकर, और ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ दूर तक उन्होंने सफर भी किया इन बसों से। तो हरी झंडी आज सीएम केजरीवाल ने दिखाई इन बसों को लेकर, और 3 दिनों तक यात्री मुफ्त में सफर करेंगे। और इन बसों की संख्या कितनी है? 150, जो कि इलेक्ट्रिक बसें हैं। नई बसों में 3 दिन तक यात्रा मुफ्त है। आप ही की बसें हैं, दिल्ली के लोगों की बसें हैं, तो इसको अगले 3 दिन हमने फ्री कर दिया है सबके लिए। तो आप लोग इसको खूब घूमें फिरें। आप ही की बसें हैं, संभाल के रखें, खराब ना करें, सीटें गंदगी ना करें अंदर, लेकिन इसका खूब इस्तेमाल करें। एक राइड, जॉय राइड लेके देखें। और मुझे लगता है कि इससे एक शुरुआत, बहुत बड़ी शुरुआत हुई है दिल्ली के अंदर। जो हम कहते हैं कि पोल्यूशन है, कई कारण है पोल्यूशन के। तो अब बसें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बसें अगर होती जाएंगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोर्ट 9 जून को सुनाने वाला है फैसला। पंजाब के बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सबूत मिलने के बाद सीएम भगवंत मान ने किया था बर्खास्त। के भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अपने हों हेराफेरी करने वाले, चाहे बेगाने। टोक्यो में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में शांति और लोगों के कल्याण के लिए बताया अहम। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। में शरण लेने पर मजबूर हो गए। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रिहायशी बस्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया और वहां मौजूद बिल्डिंगों को खंडहर में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि इस दौरान कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। तो वहीं ऐसे लोगों की तो गिनती तक कर पाना मुश्किल है जो जंग की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूस के कई टैंकों को तबाह करते नजर आए। हालांकि ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का ये नहीं बताया गया, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन के कई टैंकों को बर्बाद करते दिखे। इस वीडियो में रूस का एक टैंक सड़क पर धुएं के साथ बम बरसाता नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के टैंक पर हमला बोल दिया और हवाई हमले से उसे तबाह कर दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। इस दौरान रूस के कुछ सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। बताया गया कि ये वो जवान थे जो आग लगने के बाद टैंक से कूदकर जंगल की तरफ निकल भागे। हालांकि यूक्रेन की फौज भी उन पर नजर बनाए रही और मौका मिलते ही गोलाबारी कर दी। यही नहीं, जंगल में बने रूस के दूसरे ठिकानों पर भारी बमबारी से उसके कुछ और टैंक राख में तब्दील हो गए।
वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन की मदद के लिए बेलारूस के लड़ाकों ने पुतिन की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। माना जा रहा है कि वो यूक्रेन का समर्थन करके सिर्फ जेलेंस्की के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि वो इसमें अपना फायदा भी देख रहे हैं, क्योंकि 1994 से राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर तैनात अलेक्जेंडर लुकाशेंको से वो तंग आ चुके हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बेलारूस के लड़ाकों ने जेलेंस्की की एक आवाज पर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आने का फैसला लिया और वो भी रूस के खिलाफ जंग में कूद पड़े। असल में बेलारूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपने बड़े भाई की तरह देखते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने उनकी कई मौकों पर मदद की है। कभी मोटा कर्ज दिया तो कभी उनकी हथियारों से मदद की। ऐसे में बेलारूस के जो लोग वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं, उनके लिए पुतिन किसी दुश्मन से कम नहीं, क्योंकि जंग के शुरुआती दौर में पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती का उदाहरण देखा जा चुका है। जंग के दौरान बेलारूस ने रूस से घातक हथियारों से जुड़ी डील भी की थी। और तो और युद्ध के लिए रूसी सैनिकों को बेलारूस की सीमा पार कर यूक्रेन में घुसने का रास्ता भी दिया था। बेलारूस के लोगों ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में भी भारी विरोध प्रदर्शन किए थे। उस वक्त भी उन्होंने लुकाशेंको पर धोखाधड़ी से चुनाव जीतने का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। आरोप है कि लुकाशेंको ने तब उन लोगों को खदेड़ने के लिए जो कार्रवाई की थी, उस पर भी कई सवाल उठे थे। अब जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो बेलारूस के लड़ाके यूक्रेन के खेमे में पहुंच गए, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको की रूस से दोस्ती बरकरार रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां के लोगों ने धीरे धीरे यूक्रेन की मदद के लिए पोलैंड पहुंचना शुरू कर दिया, क्योंकि पोलैंड की सीमा बेलारूस और यूक्रेन से लगती है। जिसका फायदा उठाते हुए बड़ी संख्या में बेलारूस के लोगों ने पोलैंड का रुख कर लिया, ताकि वो यूक्रेन को जंग में जीतने में मदद कर सकें। उनका मानना है कि अगर इस युद्ध में यूक्रेन जीत जाता है तो इससे बेलारूस के नागरिकों को हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी सरकार के विरोध में सिर उठा सकें। इसके लिए बेलारूस के उन लड़ाकों ने पोलैंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। We understand there is a long journey to free Belarus. राजधानी वॉर्सो से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बेलारूस के लड़ाके घातक और ताकतवर हथियारों को चलाने के गुर सीखते नजर आए। इस दौरान उन्होंने युद्ध में खुद को बचाने के लिए दुश्मन पर हमला करने की तकनीक भी सीखी। बेलारूस के लड़ाकों का तो यहां तक मानना है कि जब यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाएगा तब उनकी जंग शुरू होगी। रूस के सैनिकों को यूक्रेन से खदेड़े बिना बेलारूस को अलेक्जेंडर लुकाशेंको से आजादी दिलाना उन्हें मुश्किल लगता है। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके जवान और टैंक रूस के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला करते दिखाई दिए। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमले की तैयारी से पहले जारी वीडियो में यूक्रेन के सैनिक टैंक पर बैठकर हाथ हिलाते नजर आए। इसके कुछ देर बाद इनमें एक रूस के सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया, तो दूसरा जैवलिन को कंधे पर रखकर रूस के ठिकानों पर बमबारी करता दिखाई दिया। लेकिन जब रूस की ओर से पलटवार हुआ और यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ने लगी तो उन्होंने अपने ताकतवर टैंकों से भारी गोलाबारी की और रूस के ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके जांबाजों के इस हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन के ठिकानों पर बमों की बारिश करते नजर आए। बताया गया कि ये रूस के का-52 हेलीकॉप्टर थे जो यूक्रेन के जंगी ठिकानों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। जैसे ही इशारा मिला उन्होंने उड़ान भरी और निशाने पर दुश्मन के डिपो को ले लिया, जिसके बाद चंद सेकंड के अंदर हेलीकॉप्टर से बम बरसने शुरू हो गए। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले से यूक्रेन के हथियार डिपो तबाह हो गए। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी रूसी फौज की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन उसने इस हमले से यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान जरूर पहुंचाया, जिसके बाद अपने टारगेट को तबाह कर रूस के हेलीकॉप्टर वापस अपने सैन्य अड्डों पर चले गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में अचानक आई आंधी से लोगों पर आफत टूट पड़ी। हालांकि मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन अचानक आए तूफान की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। इतनी तेज हवा कि कईयों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि शुरू में पहले धीरे हवाएं चल रही थी, लेकिन एकदम वो इतनी तेज। और इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क इलाके से लिमान शहर पर धावा बोल दिया। वहां रूस की बमबारी की वजह से कई जगहों से धुआं उठता दिखा। साथ ही वहां से आए एक वीडियो के साथ दावा यह किया गया है कि रूसी सैनिकों ने वहां मौजूद गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। चपेट में आने से एक युवक तो बच गया, लेकिन दूसरा उनकी चपेट में आकर वहीं गिर गया और काफी देर तक लोग इसी तरह वहां फंसे रहे, क्योंकि तूफान की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि तेज हवा की वजह से हर तरफ धूल ही धूल छा गई। साथ ही कहीं पेड़ गिर गए तो कहीं सड़क किनारे लगे पोस्टर और बैनरों के चीथड़े उड़ गए,
जबकि कुछ मकानों के शीशे भी टूट गए। जो घरों के अंदर थे वो तो बच गए, लेकिन जो बाहर तूफान में फंस गए उनमें कई घायल हो गए। किसी का सिर फूटा तो किसी के पैर में चोट लगी, जिनको फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक तेज आंधी और अंधड़ जिसकी रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर में अचानक आए इस भयंकर तूफान से कुछ इलाकों में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की सेना का दावा है कि उसने अपने इस हमले में रूस के वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह कर दिया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें TOS-1 वैक्यूम बम लॉन्चर को ध्वस्त करने के लिए एक मिसाइल हवा में उड़ती दिखी। आसमान को चीरती मिसाइल जैसे ही टारगेट पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि ऐसा लगा मानो ज्वालामुखी फूटा हो। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस के उस वैक्यूम बम लॉन्चर को तबाह किया जो हमले की तैयारी में था। बताया गया कि अगर इस लॉन्चर से रूसी सेना एक बार भी हमला कर पाती तो पलक झपकते ही भीषण तबाही होती। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक खार्किव के एक इलाके में रूस के एक ताकतवर टैंक को मिसाइल से ध्वस्त करते दिखे। पिछले कई दिनों से इस इलाके पर जेलेंस्की की सेना फिर से कब्जा जमाने में जुटी है और इसके लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इलाके से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए जेलेंस्की की सेना उन पर कहर बनकर टूट रही है। इसी कड़ी में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों को मिसाइल से निशाना बनाया। यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया उसमें मिसाइल हमले के बाद रूसी सेना के एक टैंक के परखचे उड़ते दिखाई दिए। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता नजर आया, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। इसी तरह जेलेंस्की के सैनिकों ने एक और रूसी टैंक को रॉकेट दागकर तबाह कर दिया। इस हमले से पहले रूसी सेना का एक टैंक बड़ी तेजी से उस रिहायशी इलाके में दौड़ता दिखा। देखकर ऐसा लगा जैसे रूसी सैनिकों को इस बात की भनक लग गई थी कि उन पर हमला होने वाला है। इसी वजह से उन्होंने उस टैंक को कुछ पेड़ों के बीच छिपाने की कोशिश की, लेकिन तभी यूक्रेन की सेना ने उस पर मिसाइल दाग दी। इस बीच रूस का सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल बिना परमाणु बम के 26 फीट का गहरा गड्ढा कर गई। पिछले महीने रूस ने परमाणु बम दागने वाली अपनी इस ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसका वैसे तो नाम सरमत है, लेकिन अमेरिका जैसे पश्चिमी देश उसे सेटन यानी शैतान कहते हैं। और इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस के कमचत्का में किए गए परीक्षण के दौरान वहां 26 फीट का गहरा गड्ढा बन गया, जबकि परीक्षण के दौरान इस मिसाइल में किसी भी तरह के कोई परमाणु बम नहीं लगाए गए थे। रूस की तरफ से सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लॉन्च होने के बाद मिसाइल बड़ी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ती दिखी। इस दौरान वहां और इस वक्त बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने समंदर से यूक्रेन के खिलाफ अपनी ताकतवर मिसाइल कलिब्र को लॉन्च किया है। बताया गया है कि ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमला करने के इरादे से दागी गई इस मिसाइल का बाकायदा एक वीडियो भी शेयर किया गया है। दरअसल ये वही मिसाइल है जो जंग में यूक्रेन की काल साबित हुई थी। इनमें रूस के सैन्य ठिकानों पर किए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि इस हमले में रूस की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन के सैनिक चेक रिपब्लिक से मिले बेहद खतरनाक और ताकतवर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर RM-70 की मदद से पुतिन की सेना पर हमला बोलते दिखे। हमला शुरू होने के महज 20 सेकंड के अंदर इस हथियार से एक के बाद एक 40 रॉकेट आसमान को चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों की ओर उड़ान भरते नजर आए। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा जैसे वहां रॉकेट की बरसात शुरू हो गई हो और पूरा इलाका धमाकों की गूंज से थर्रा उठा। दुश्मन पर हमला बोलने से पहले यूक्रेन के सैनिक इस रॉकेट लॉन्चर को उस जगह पर ले जाते दिखे जहां से रूस के सैन्य ठिकानों पर धावा बोलना था। सारी तैयारी होने के बाद लॉन्चर ने रॉकेट की बौछार कर दी। उधर रूस ने अपनी ताकतवर तोपों की मदद से किए गए ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि ये हमले किस जगह किए गए, लेकिन हमलों का जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के सैनिक अपनी तोप को हमले के लिए तैयार करते दिखाई दिए और तोप में गोले लोड करने के बाद उन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर कई गोले दागे, जिसकी वजह से पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गूंज उठा। रूस ने इन हमलों में अमेरिका से मिली होवित्जर तोप समेत यूक्रेन के 13 टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों, 5 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के 3 गोदाम तबाह करने का दावा किया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 3 महीने से चल रही इस जंग में
हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी न तो पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं और न ही जेलेंस्की की सेना हार मानने को तैयार है। इस बीच मारियोपोल पर जीत दर्ज करने के बाद रूसी सेना ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। रूस का दावा है कि इस स्टील प्लांट में जंग के दौरान यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव रेजिमेंट के करीब 2000 सैनिक छिप गए थे, जिन्होंने करीब 2.5 महीने तक रूसी सेना को हर मोर्चे पर कड़ी टक्कर दी। यही नहीं, युद्ध के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने स्टील प्लांट के आसपास बड़ी संख्या में लैंडमाइन बिछा दी ताकि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन कई दिनों तक चली भीषण जंग के बाद रूस ने इस प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अब रूसी सैनिक वहां बिछी बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में जुट गए। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ सैनिक लैंडमाइन की तलाश में मशीनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखे। तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां कई और बारूदी सुरंगें मिली, जिन्हें रूसी सैनिकों ने बड़ी सावधानी से धमाका कर नष्ट कर दिया। स्टील प्लांट के आसपास एक टैंक की मदद से मलबा हटाने का भी काम चलता रहा। तभी एक और लैंडमाइन में ब्लास्ट हो गया। टोक्यो में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में शांति और लोगों के कल्याण के लिए बताया अहम। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को दुनिया ने माना लोहा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ। बोले, कोरोना काल में मोदी ने किया शानदार काम, महामारी से निपटने में विफल रहा चीन। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित। कोर्ट 9 जून को सुनाएगी फैसला। पंजाब के बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला गिरफ्तार। भ्रष्टाचार में लिप्त होने की सबूत मिलने के बाद सीएम भगवंत मान ने किया था बर्खास्त। कि एक पैसे की भी हेराफेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अपने हों हेराफेरी करने वाले, चाहे बेगाने हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 150 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। 3 दिन के लिए मुफ्त में सफर कर सकेंगे यात्री। कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप और 2024 के लिए टास्क फोर्स का किया ऐलान। पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप में राहुल गांधी, जबकि टास्क फोर्स में प्रियंका गांधी को किया गया शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हाई कोर्ट को सोरेन के खिलाफ दायर याचिका को जांच करने का दिया गया निर्देश। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर मांगा 15 दिन का समय। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने किया है तलब। खराब मौसम की वजह से केदारनाथ यात्रा पर लगी रोक, प्रशासन के श्रद्धालुओं से अपील सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 26 मई वो अगली तारीख जब सुनवाई होनी है। ज्ञान वापी मामले पर 26 तारीख को सुनवाई होनी है। जो कल भी हम आपको बता रहे थे कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो आज फैसले में सुनवाई की अगली तारीख दे दी गई है। कुछ ही देर में हम आपको ये भी अपडेट करेंगे वो कौन कौन सी याचिकाएं होंगी जिस पर 26 मई। जी तो आपकी तरफ से याचिका थी कि वो जो आप ऑर्डर की कॉपी मांग रहे थे उन चीजों को उस पर आज माननीय न्यायालय ने कहा कि उस पर मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन पहले मेंटेनेबिलिटी पर बात होनी है। जी जो आज ऑर्डर में करेक्शन भी किया गया, क्या करेक्शन किया गया, वो क्या करेक्शन किया गया आज कोई पर ये माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि हम 7-11 पे सुनेंगे, स्पष्ट करेंगे और जो पूरक प्रार्थना पत्र पड़े हैं पूजा के अधिकारी 1991 के एक्ट को लेकर जो दलीलें दी गई थी, जो बार बार कहा जा रहा था कि सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा नहीं। अब ये तो विवेचना का कोर्ट के विषय हो गया है और ये उसको ट्रायल पे। मदन मोहन जी, एक चीज और थी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार कह रहा था कि यहाँ पर सुनवाई होनी चाहिए और शिवलिंग की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि जो रिपोर्ट कमिश्नर की पेश की गई है उस पर भी फोकस करना चाहिए। उस मसले को लेकर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसमें विषय पर माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 2 दिन बाद इसको हम ये 26 तारीख जो पड़ रही है डेट, उस पर स्पष्ट करेंगे। यानी 26 तारीख को इस मसले पर हर एक जी महत्वपूर्ण याचिकाएं लगी थी, क्योंकि 4 याचिका थी, तो किस किस याचिका पर सुनवाई होगी? उसको माननीय न्यायालय ने कहा कि उस दिन हम विचार करेंगे, यानी 26। यानी अभी ये तय
नहीं हुआ है कि किस याचिका पर सुनवाई होगी? जी 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 26 को 26। यानी अभी हर याचिका पर सुनवाई होगी, ये 26 तारीख को तय होगा। उन सबको संरक्षित करते हुए सारी याचिकाओं को माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि इसको 2 दिन बाद वो 26 को सुने। प्राथमिकता पे 7-11 ही है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके आलोक में। आपके लिए जीत है क्या है? निसंदेह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसा डायरेक्शन किया और हमने तैयारी कर रखी है, इसके लिए तो हम आशान्वित हैं और अवश्य ही इसमें हम बीजेपी को लेकर शामिल कराने की आप बात कर रहे थे, उसको पहले उन्हें देखा जाए। रिपोर्ट पर भी फिलहाल जी बात की है, रिपोर्ट जो आप बात कर रहे थे उसको लेकर के फिलहाल कोर्ट ने अभी कुछ नहीं उसको देखा है। नहीं देखा है और इस पे कोर्ट। मदन मोहन जी, हर हर महादेव के उद्घोष भी लगे कोर्ट रूम के अंदर इस फैसले के बाद? हर हर महादेव का उद्घोष हुआ? निसंदेह हर्ष की का अनुभूति हुई है। हमारे हिंदू पक्ष के साथियों ने वहाँ पे वादकारी ने इस प्रसंग पे हर्षित हुए। वादी पक्ष वो माननीय न्यायाधीश बैठे रहे, 5 मिनट में उसको पढ़ के सुना दिया। वादी पक्ष ने ये कहा था कि जो साक्ष्य है, जो सर्वे साक्ष्य है, उनको भी जोड़ा जाए, तो क्या वादी पक्ष की वाराणसी से उस वकील को सुन रहे हैं जो हिंदू पक्ष के हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें साफ कर दी है, लेकिन सिर्फ अपने सहयोगी यतेंद्र का रुख करते। यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं काशी से। यतेंद्र, 26 तारीख वो तारीख है जिस दिन सुनवाई होनी है, लेकिन क्या ये स्पष्ट हो सका है कि वो कौन कौन सी याचिकाएं हैं जिस पे सुनवाई 26 तारीख को? देखिए, बिल्कुल 26 मई की अगली डेट दे दी गई, यानी कि कल के बाद परसों फिर सुनवाई होगी इस केस में। हमारे साथ हिंदू पक्ष की तरफ से एडवोकेट शिव प्रसाद यादव जी, शिव कुमार यादव जी हमारे साथ हैं। यादव जी, क्या रहा आज कोर्ट में? आज कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र मुस्लिम पक्ष की तरफ से दिया गया था कि हमको भी आपत्ति जो है कि मेरी सुन ली जाए। सर्वे रिपोर्ट वगैरह सारे दाखिल थे, उसमें 26 ग की सुनवाई हेतु 26 तारीख लगा दी गई है। आज कोई आदेश पारित नहीं किया गया। तो 26 को क्या होगा, कौन से केस की सुनवाई होगी? क्योंकि याचिका काफी सारी हैं। 7-11 वाला वही मामला पड़ा हुआ है। 7-11 वाले पे ही एक प्रार्थना पत्र आज दाखिल की गई थी कि अभी आदेश पारित न किया जाए, हमको सुन लिया जाए। यानी कि मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दी है? दी है। तो आप लोगों की तरफ से क्या तर्क दिए गए इस दौरान? हमारे तर्क है कि हमारे सारे सर्वे रिपोर्ट वगैरह सब दाखिल है। हमारी को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है, और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर, जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे, और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे। कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। 1 सप्ताह का समय दिया है उन्होंने जी, 1 हफ्ता के अंदर 26 तारीख को 26 तारीख को सुनवाई। 1 हफ्ते में कमीशन की रिपोर्ट का ऑब्जेक्शन आ गया। तो अलग अलग वकीलों की बातें इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं जो कोर्ट रूम में थे, और कौन कौन सी वो याचिका जिस पे सुनवाई हुई है। इसके लिए यतेंद्र के साथ एक वकील भी मौजूद हैं। यतेंद्र, एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीर, और बेहद खास तस्वीर इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पे गहमा गहमी इसलिए है। केस की मेंटेनेबिलिटी और पोषणीयता और 7-11 का जो प्रश्न है उस पर सुनवाई 26 तारीख से होगी। साथ ही साथ जो मेरा कोर्ट से निवेदन था कि कमीशन की रिपोर्ट पे भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, कोर्ट ने उस पर भी दोनों पक्षों से कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ऑब्जेक्शन दें, और जो वीडियोग्राफी और जो सीडी है फोटोग्राफी की सीडी वो भी हमें प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी कोर्ट ने आदेश पारित किया। तो जब 26 को सुनवाई है तो 1 हफ्ता, तो उसके बाद फिर दोबारा सुनवाई के लिए रखा है? अब 26 तारीख को सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद कोर्ट निर्धारित करेगा कि इसकी सुनवाई डे टू डे होनी है, 27 को होनी है, अगले दिन होनी है। 26 तारीख को मुस्लिम पक्ष 7-11 पे केस की मेंटेनेबिलिटी पे अपनी बहस शुरू कर देगा। तो ये आपको कब तक मिलेंगे ये फोटो और इसकी? कोर्ट ने कहा है कि वो आज आदेश पारित कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर हम उसकी कॉपी भी ले लेंगे। तो कोई दलील भी दी गई क्या आज? नहीं, आज कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। तो 26 तारीख वो तारीख है जिस दिन सुनवाई होनी है, और वकीलों का भी यही कहना है। हिंदू पक्ष के ये सभी वकील हैं, और सबसे बड़ी बात कि आज इन सब में खुशी देखने को मिली, क्योंकि उम्मीद इसी बात की जा रही थी कि कोर्ट की तरफ से वक्त मिल जाए,
सुनवाई के लिए वक्त मिल जाए। अब दोनों तरफ की दलीलें जेरा शुरू होगी कोर्ट में। अब यतेंद्र का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। यतेंद्र, जिन जिन याचिकाओं का जिक्र आपके साथ जो वकील मौजूद थे वो कर रहे थे, अब जो दलीलें होनी है दोनों तरफ से, उस पे देश की निगाहें इस लिहाज से कि उन्हीं दलीलों के जरिए तय होगा कि क्या फैसला होता है। देखिए, आज जो सुनवाई हुई है वो यही हुई है कि जो केस सुनवाई योग्य है या नहीं है 711D का मामला, तो उस पर कोर्ट ने कहा है कि 26 मई से उस पर सुनवाई करेंगे कि वो सुनवाई योग्य है या नहीं है, उस पर फैसला लेगा। लेकिन उससे पहले मुस्लिम पक्ष से आपत्ति उस पर मंगा ली गई है, मुस्लिम पक्ष उस पर आपत्ति देगा 1 हफ्ते का, और इसके अलावा कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर भी आपत्ति मंगाई गई है और 1 हफ्ते का समय उस पर दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर उस पर समय दे। हिंदू पक्ष की तरफ से एक मांग और की गई है कि जो वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफी कमीशन की है वो उनको उपलब्ध कराई जाए, उसकी कॉपी उसको उपलब्ध कराई जाए। तो उस पर भी कोर्ट में बात हुई है, लेकिन अब 26 मई को सुनवाई जब होगी तब कोर्ट उस पर फैसला देगा कि कोर्ट उसे सुनवाई योग्य, जो 711D का मामला है उसे सुनवाई योग्य मानता है या नहीं मानता। यानी कि अब एक दिन, कल का दिन हो रहा है, उसके बाद परसों फिर से सुनवाई होगी। हालांकि उस पूरी कमीशन की रिपोर्ट पर आपत्ति भी मांग ली गई है और हिंदू पक्ष भी यही चाहता था कि उस पर आपत्ति मांगी जाए, तो कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं मुस्लिम पक्ष को आपत्ति पेश करने के लिए कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर आपत्ति दे दी जाए। आप देख सकते हैं पूरा माहौल मैं आपको दिखा रहा हूँ कोर्ट रूम के बाहर का, जो कोर्ट परिसर के बाहर का तमाम सब काम हो रहा है, सब आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव। तो संभवतः ये वही महिलाएं हैं जिनकी याचिका पर ज्ञानवापी मसले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होती रही। अगली तारीख भी 26 मिल गई है और ये इनका उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रोसीडिंग्स हुई हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? अच्छे से हुआ है, 26 से फिर से जो है सुनवाई शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मैम, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ है? जी, न्याय हम लोग को मिलेगा, इसका पूरा उम्मीद है। और एक बार हम फिर से रुख करते हैं, हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, इस बीच हम कोर्ट की तो बातें कर रहे हैं, सुनवाई की बातें कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज्ञानवापी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है एक बार फिर से। देखिए, बिल्कुल कोर्ट की सुनवाई आज की हुई है और 26 मई का समय दिया गया अगली सुनवाई के लिए। दोनों ही तरफों से जो तर्क दिए गए उसमें साफ था कि जो आपत्ति मांगी गई थी कोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट पेश हुई है उसको लेकर कहा गया था कि कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष आपत्ति दे, जिसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया और निर्देश ये दिया कि 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दे और जहां तक 711D यानी कि सुनवाई योग्य मामला है या नहीं है उस पर भी कोर्ट अब 26 मई को सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों को कल तक का समय दिया गया है, वो तैयारी के साथ आएंगे और उसके बाद कोर्ट फैसला सुनाएगा कि ये फैसला जो ये सुनवाई योग्य मामला है या नहीं है, इस पर फैसला आएगा। जी यतेंद्र, बिल्कुल मैं आपका एक बार फिर से रुख करती हूँ, लेकिन बड़ी बात है हम अपने दर्शकों को इस वक्त बता दें कि आज क्या कुछ हुआ। आज ये फैसला दिया गया कि 26 मई को सुनवाई होनी है और सुनवाई, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये तस्वीरें आप देखिए, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि ये संजीदा मामला है तो सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी चाक चौबंद रखी गई है, ज्ञानवापी को लेकर भी और कोर्ट परिसर को लेकर भी। यतेंद्र, हम चाहेंगे कि एक बार जरा इस पूरे कैंपस की तस्वीरें भी दिखाएं, जो हमारे दर्शक है वो इस वक्त जानना चाहते हैं कि यहाँ पे गहमा गहमी की तस्वीर किस तरीके की। देखिए, बिल्कुल गहमा गहमी की तस्वीरें, मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से वकील और मीडिया और बाकी के लोगों का हुजूम कोर्ट परिसर के बाहर है। हमारे साथ वकील साहब है। वकील साहब, क्या जो 26 मई को सुनवाई होगी उसमें क्या रहेगा? 26 मई को पोषणीयता पर जो 711 कहा जा रहा है, जिस पर है कि इनका दावा पोषणीय है कि नहीं, मेंटेलेबिलिटी है कि नहीं, उस पर सुनवाई होगी। 1 सप्ताह के अंदर कमीशन पर आपत्ति दाखिल करना है। जो हमने वीडियोग्राफी और शिफ्ट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था उसका नकल प्राप्त कराई जाए, माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। यानी कि आपको वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी उपलब्ध कराई जाएगी? हमको नहीं, दोनों पक्षों को। हाँ, तो ये कब तक उपलब्ध कराने का आदेश है? ऐसा कोई आदेश आ गया, नकल आप डालिए, खर्चा जमा करिए, मिलेगा। क्या अब ये 26 मई को जो सुनवाई होगी ये डेली अब उसके बाद होगी या ये ऐसी डेट? देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश है, वह एक दिन सुन सकते हैं, डेली सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। न्यायालय के आदेश और न्यायालय पर किसी का मन नहीं है। तो जो आपत्ति अब इस पर कोर्ट कमीशन पर मांगी गई है उसका कितना समय दिया गया? 1 सप्ताह। 1 सप्ताह, यानी कि परसों सुनवाई योग्य है नहीं, इस पर केवल सुनवाई होगी? परसों सिर्फ पोषणीयता पर सुनवाई होगी। परसों से? हाँ, ठीक है। इनका कहना है कि परसों केवल पोषणीयता पर सुनवाई होगी कि मामला सुनवाई योग्य है
या नहीं है, ये हिंदू पक्ष का वकीलों का कहना है। और कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को वीडियोग्राफी, जो कोर्ट कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों ही पक्षों को देने के निर्देश दिए हैं। जी, जितने भी वकीलों को अभी तक हम यतेंद्र सुन रहे हैं उससे एक तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है कि वक्त लगेगा इस मामले में। और अभी तक हमने जितने बड़े केसेस को देखे हैं, संजीदा मामलों को, उसमें वक्त लगा है। तो क्या हम माने कि ज्ञान वापी की सुनवाई अगर 26 मई को होती भी है तो ये लंबा खींचेगा, दोनों तरफ की दलीलों को इत्मीनान से सुना जाएगा। अपना ऑब्जेक्शन, उस पे भी अपना ऑब्जेक्शन 1 हफ्ते के अंदर फाइल करना दोनों पक्षों को। आप लोग क्या करना चाह रहे थे पहले से? आप लोग का क्या प्लान था? आप लोग का भी कुछ कहना था? हमारा ये कहना था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी ऑब्जेक्शन मंगाया जाए, जिसपे माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए कमीशन की रिपोर्ट पे भी अपना ऑब्जेक्शन मंगा लिया। अब नेक्स्ट हियरिंग 26 से यहाँ चलेगी। ज्ञान वापी के मंदिर में बैठे हवन औघड़दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन दे दाया औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। और भी कोई गीत बाबा के लिए आप गाएंगे? और